हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स के अंदर इंटरेस्ट पे टीडीएस कब कटता है। और ये इंटरेस्ट किस चीज़ का इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, कि अगर आपको फिक्स्ड डिपॉजिट पे अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो उस पर टीडीएस कब कटेगा, इस टीडीएस से आप किस तरीके से बच सकते हैं, और अगर आपका टीडीएस कट चुका है तो आप किस तरीके से उस कटे हुए टीडीएस का रिफंड ले सकते हैं। ठीक है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कि टीडीएस ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर अगर 40,000 रुपीज से ज्यादा हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बैंक को आपका टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अगर बैंक में आपने एफडी करा रखी है और उस एफडी पे आपको पूरे साल में 40,000 रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट रिसीव होना है तो बैंक आपका 10% टीडीएस काट लेगी। 10% का रेट होता है इंटरेस्ट पे टीडीएस काटने का, तो बैंक 10% का टीडीएस काट के आपको अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये जो 40,000 की लिमिट है वो सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपीज होती है, यानी 50,000 तक कोई टीडीएस नहीं कटता इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। लेकिन अगर इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा है तो बैंक 10% का टीडीएस काट लेगी। तो अदर देन सीनियर सिटीजन 40,000 से ज्यादा है तो 10% टीडीएस कटता है। सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक कोई टीडीएस नहीं कटता। 50,000 से ज्यादा अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है किसी पर्टिकुलर बैंक से तो वो आपका टीडीएस काट लेगी। अब ये जो 40,000 या 50,000 का इंटरेस्ट का जो लिमिट है टीडीएस काटने का, ये बैंक वाइज है। बैंक वाइज मीन्स मतलब किसी एक बैंक में अगर आपको 40,000 रुपए से ज्यादा या फिर सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपीज से ज्यादा अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो बैंक आपका टीडीएस काट लेती है। अगर बैंक में 40,000 से कम का इंटरेस्ट होगा, या सपोज 38,000 होगा, या सीनियर सिटीजन के केस में 49,000 होगा, तो क्या टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा। दूसरी चीज, अगर आपने बैंक में अपना पैन नंबर अपडेट नहीं करवा रखा तो उस केस में बैंक 10% के रेट से टीडीएस नहीं काटेगी, 20% के रेट से टीडीएस काटेगी। और इस टीडीएस का आपको कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। देखिए, बैंक जब आपका टीडीएस काटती है ना तो वो गवर्नमेंट के अकाउंट में आपके पैन नंबर पे वो अमाउंट जमा करवा देती है, और वो अमाउंट जो भी आपका टीडीएस कटा है वो आपके 26 एएस में रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपने बैंक को अपना पैन नंबर ही अपडेट नहीं करा रखा अपने अकाउंट में, तो बैंक के पास आपका पैन नंबर नहीं है, उस केस में बैंक आपका 10% टीडीएस नहीं काटेगी, 20% टीडीएस काटेगी। और उस टीडीएस का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी आप उस टीडीएस का रिफंड भी अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके पैन नंबर पे डिपॉजिट हुआ ही नहीं, तो आपको रिफंड कैसे मिलेगा उसका? ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें कि आप जब भी अपना अकाउंट ओपन करें या जिस भी अकाउंट में आपने एफडी कराई है उसके अंदर आपका पैन नंबर जरूर अपडेट होना चाहिए। वैसे आजकल जितने भी बैंक अकाउंट खुलते हैं सब में पैन नंबर अपडेट होता ही है, लेकिन कुछ अकाउंट जो कि आधार बेस पे ओपन कर दिए जाते हैं और बाद में फिर कोई पर्सन उसके अंदर एफडी करा देता है ज्यादा अमाउंट की, तो उस केस में अगर बैंक ने 20% टीडीएस डिडक्ट कर लिया ना तो आप उस टीडीएस को रिफंड नहीं ले सकते, यानी वो पैसा टीडीएस का जो कट गया वो आप वापस नहीं ले पाओगे। तो आप अपने बैंक में सबसे पहले तो पैन जरूर अपडेट करवाएं। ठीक है ना। अब दूसरी बात कि अगर 40,000 रुपए की लिमिट है, यानी 40 से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा आपको तो बैंक टीडीएस काटेगी, और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो टीडीएस काटेगी बैंक। तो हम क्या कर सकते हैं अगर हमें टीडीएस नहीं कटवाना तो हम सिंपली अपने एफडी को 2 बैंकों में कर सकते हैं, ताकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो पूरे साल में 40,000 से कम ही रहे एक बैंक के अंदर। तो सपोज अगर 10 लाख रुपए का मुझे एफडी कराना है 10 लाख रुपीस का, और अगर मैंने किसी एक ही बैंक में इसको एफडी को कर दिया और सपोज इंटरेस्ट रेट है 6%, तो 60,000 रुपीस ये मुझे मिलेगा। लेकिन जब भी ये मुझे मिलेगा इस पे बैंक टीडीएस काट लेगी 10%, यानी 6,000 रुपीस का टीडीएस काट के, और 54,000 रुपीस ही मुझे अकाउंट में क्रेडिट करेगी। और ये जो टीडीएस कटेगा ये मेरे पैन नंबर पे बैंक डिपॉजिट करा देगी। पैन नंबर पे बैंक क्या कराएगी? डिपॉजिट करा देगी। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे पैन नंबर पे डिपॉजिट हो गया। अब मैं एक आईटीआर भरूंगा और इसका रिफंड ले लूंगा अगर मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो। देखिए, लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई मैं आईटीआर नहीं भरना चाहता, कि भाई अब आईटीआर में मुझे इतना भरने की जरूरत नहीं है, ना मुझे इतना समझ में आता है आईटीआर का, मेरी इनकम इतनी है ही नहीं कि मुझे आईटीआर भरनी है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा कि मैं इस एफडी को एक बैंक में ना करके 2 बैंक में कर दूंगा। 5 लाख एक बैंक में और दूसरे बैंक में 5 लाख। अब वही अगर मुझे इस पे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा तो यहां मिलेगा 30,000, और दूसरे मान लीजिए ये बैंक ए है और ये बैंक बी है,
अब यहाँ पे भी मुझे 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन एन एवरेज, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 30,000। दोनों ही जगह मुझे 30,000 का इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा, लेकिन दोनों ही बैंक मेरा टीडीएस नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि जो लिमिट है 40,000 की वो बैंक वाइज है, तो दोनों ही बैंकों में मुझे 40,000 रुपए से कम का इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो दोनों ही बैंक, ये वाला बैंक भी और ये वाला बैंक भी, दोनों ही बैंक मेरा टीडीएस नहीं काटेगी और मुझे पूरा का पूरा 60,000 का इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। तो अगर मुझे टीडीएस नहीं कटवाना तो मुझे अपने एफडी को इस तरीके से बांटना है कि जिस भी बैंक में मैं एफडी करा रहा हूं वहां पे मैं चेक कर लूं कि मुझे साल भर में इस एफडी के ऊपर बिलो 40,000 का इंटरेस्ट मिले, और अगर सीनियर सिटीजन है तो बिलो 50,000 का। ठीक है ना? तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हम एफडी को स्प्लिट कर देंगे तो भी हमारा टीडीएस कटने से रह जाएगा। अब सपोज किसी पर्सन की इनकम पूरे साल में 2.5 लाख रुपए से कम है, इंटरेस्ट की इनकम है या फिर इंटरेस्ट के साथ कोई दूसरी इनकम भी है, सबको जोड़ के सारी इनकम जो भी आप कमा रहे हैं इंटरेस्ट की प्लस अदर देन इंटरेस्ट इनकम, सबको जोड़ के पूरे साल में अगर मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, या फिर 60 ईयर्स वालों के लिए 3 लाख रुपए से कम है, और या फिर 80 ईयर्स वालों के लिए 5 लाख रुपीज से कम है, तो उस केस में हमें आईटीआर भरने की ही जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहती है कि अगर आपकी पूरे साल में इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको आईटीआर नहीं भरना है। सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख रुपए तक की अगर पूरे साल भर की इनकम है तो भी आपको आईटीआर नहीं फाइल करनी है, और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 ईयर्स के एज के हो तो 5 लाख रुपीस तक की अगर आपकी इनकम है पूरे साल की तो आपको आईटीआर नहीं भरना है। तो आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर टीडीएस कट गया इंटरेस्ट पे, सपोज कि मेरा 10 लाख का एफडी एक ही बैंक में था तो वो तो टीडीएस कट जाएगा, तो उस केस में मुझे इसका रिफंड लेने के लिए आईटीआर फाइल करना होगा। और मुझे पता है कि मेरी इनकम पूरे साल में 2.5 लाख रुपए से कम है या 3 लाख रुपए से कम है या फिर 5 लाख रुपए से कम है, डिपेंडिंग अपॉन माई एज। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूं? उस केस में बैंक ने, गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है कि आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए कि भैया आपकी पूरे साल की इनकम 2.5 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख रुपए से कम है, तो बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट ही नहीं करेगी। क्योंकि अगर टीडीएस काटेगी तो मुझे आईटीआर भरना होगा, लेकिन मेरी लायबिलिटी ही नहीं है आईटीआर भरने की। तो एक फॉर्म नोटिफाई किया गया है जिसको हम कहते हैं 15G 15H। इस फॉर्म को अगर हम फिल करके दे दें, ये हम कब भर सकते हैं? जब पूरे साल की हमारी इनकम सभी जगह से, जहां से भी, जैसे इंटरेस्ट का इनकम है या मैं कहीं जॉब कर रहा हूं उसकी इनकम, सबको जोड़ के अगर पूरे साल में मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, 60 साल वालों के लिए 3 लाख रुपए से कम है और 80 साल वालों के लिए 5 लाख रुपए से कम है, तो वो अगर है तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कौन सा फॉर्म? 15G या 15H। चलिए लिख देता हूं, 15G फॉर्म भर दीजिए या फिर 15H। 15G किसके लिए है? जो लेस देन 60 ईयर एज है, जिनकी एज लेस देन 60 ईयर है। और 15H किसके लिए है? जिनकी एज 60 ईयर्स से ज्यादा है, इक्वल टू एंड मोर देन 60 ईयर। तो 60 साल से कम वालों के लिए 15G फॉर्म फीड करके भरना होता है और सीनियर सिटीजन 15H फॉर्म फीड कर सकते हैं। अगर ये फॉर्म आप फिल करके बैंक में डिपॉजिट कर देंगे तो बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेंगे। ये फॉर्म में होता क्या है? ये बेसिकली एक डिक्लेरेशन फॉर्म है कि आपके पूरे साल भर की इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है। 15G में आप ये डिक्लेरेशन देते हैं, और 15H वाले फॉर्म में आप क्या डिक्लेरेशन देते हैं कि आपकी पूरे साल भर की इनकम 3 लाख रुपए से कम है, या फिर अगर एज 80 ईयर्स पहुंच गई तो 5 लाख रुपए से कम है। तो अगर आप ये फॉर्म फीड करके बैंक में डिपॉजिट कर देते हो तो बैंक आपका टीडीएस ही नहीं काटेगी। ठीक है ना? फिर आप एक ही बैंक में आप एफडी करा दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका टीडीएस नहीं कटेगा अगर आपने ये फॉर्म फीड कर रखा है। दूसरी बात, ये फॉर्म हर साल भरना होता है। अगर आपने एक साल भरा, टीडीएस बैंक ने आपका नहीं काटा, अगले साल आप भरना भूल गए, बैंक आपका टीडीएस जरूर काट लेगी। तो ये जो फॉर्म है 15G और 15H, ये एवरी फाइनेंशियल ईयर आपको फीड करना होगा, फिल करना होगा और डिपॉजिट कराना होगा बैंक में। बेटर ये है कि आप इसको साल जैसे शुरू होता है उसी समय आप भर दीजिए, ठीक है ना? तो बैंक आपका टीडीएस कभी भी नहीं काटेगी अगर आप हर साल ये फॉर्म भर देते हो। अब साल कब शुरू होता है? तो हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल में और एंड होता है मार्च में। तो आप अप्रैल या फिर मई में इस फॉर्म को भरिए और बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए। फिर आप एक बैंक में 10 लाख का भी एफडी कराओगे ना तो बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगी। क्यों? क्योंकि आपने 15G या फिर 15H भरा हुआ है, ठीक है ना?
तो या तो आप अपने एफडी को 2 बैंकों 3 बैंकों में स्प्लिट कर दीजिए ताकि आपका इंटरेस्ट 40,000 से कम हो, और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 से कम हो, आपका टीडीएस कटेगा ही नहीं। अगर आप स्प्लिट नहीं करना चाहते, आप एक ही बैंक में अपना एफडी कराना चाहते हैं और आपको यह भी पता है कि आपकी साल भर की इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है और सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख रुपए से कम है या फिर 5 लाख रुपए से कम है, तो उस केस में आप 15G अदर देन सीनियर सिटीजन या फिर 15H सीनियर सिटीजन्स के लिए आप इसको फीड करके बैंक में सबमिट कर दीजिए, आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अब अगर आप भूल गए और आपका टीडीएस कट गया, एनी हाउ आपका टीडीएस कट चुका है एफडी पे, तो उस केस में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि अगर सपोज आपकी इतनी इनकम नहीं है कि आपका टैक्स बनना चाहिए था, बट आपका टीडीएस कट गया क्योंकि आपका एफडी पे इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा था या फिर आप सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 से ज्यादा था, तो बैंक ने आपका टीडीएस काटा और आपके पैन नंबर पे डिपॉजिट करा दिया। तो उस केस में सिंपली आपको एक आईटीआर फाइल करनी होती है। आप किसी कंसल्टेंट या फिर खुद से भी अपनी एक आईटीआर फाइल कर दीजिए और फिर जो भी आपका टैक्स कटा हुआ है वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड कर देगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इन तीनों चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो या तो आपका टीडीएस कटेगा ही नहीं, या फिर अगर बाई चांस आपका टीडीएस कट जाता है और आपकी इतनी इनकम नहीं है तो वो टीडीएस आपका रिफंड हो जाएगा आपके अकाउंट में। तो आई होप मैंने इस टॉपिक पे आपको पूरी क्लैरिटी दे दी है, आपको ये समझ में भी आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।